हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज खासकर बीएड 4 सेमेस्टर में जो आपका 200 नंबर का इंटर्नशिप चल रही है 4 मंथ की, उसकी के क्रम में हमारे बहुत से छात्र छात्राओं ने डिमांड की थी कि सर उस पर कुछ हमें बताएं, अवगत कराएं। तो उसी क्रम में मैंने इंटर्नशिप को खास में ध्यान रखा है। और इंटर्नशिप में मैं वैसे तो बहुत सी फाइलें बनेंगी, तो आज जो सबसे पहले इस प्रकार का एक जो है फ्रंट पेज कवर बना लेंगे। अलग अलग फाइलें बनवाएंगे, बहुत से कॉलेज एक में बनवा लेते हैं, तो मेरे कॉलेज में ये अलग अलग बनवाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इंटर्नशिप लिखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का लोगो बना, उसके नीचे आप अपने या इंटर्नशिप के नीचे आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। बीएड यहाँ जैसे सत्र आपका अपने हिसाब से इसमें लिखेंगे, और सेमेस्टर जो है 4 और सेकेंड ईयर, और टॉपिक क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। और यहाँ पर देख रहे हैं सबमिटेड बाय, तो सबमिटेड बाय में किसका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा। आप अपना यहाँ पर नाम, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालेंगे। ये कवर पेज है, खासकर जो इंटर्नशिप का जो आपका जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, या इसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत जरूरी होता है, खासकर एक टीचर्स के लिए। जब कक्षा में पढ़ा रहा हो तो समय समय पर अपने मूल्यांकन करता है, खासकर अपने शिक्षण का, अपने विद्यालय का, और भी जो भी उसके आचरण व्यवहार सभी का। तो इस फाइल में सबसे पहले सतत एवं मूल्यांकन अर्थ क्या है उसके बारे में बताना जरूरी है। जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना को विद्यालयों में लागू किया है, तथा एनसीईआरटी द्वारा सन 2010 में लागू पाठ्य पुस्तकों को इसके अनुसार संशोधित किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को 2 सेमेस्टर में विभाजित किया है तथा प्रत्येक सेमेस्टर को 2 संरचनात्मक आकलन तथा एक समेकित आकलन में विभाजित किया है। तो ये सतत एवं मूल्यांकन अर्थ के बारे में पहले बताएंगे। अब यहाँ पर सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, जिससे छात्रों के अनुभव एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौलिक तथा अन्य कई क्रियाकलापों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें लिखना है। दूसरे शब्दों में सतत मूल्यांकन का आशय उस परीक्षण से है जिसे छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा रखा जाता है तथा पाठ्यक्रम को संपूर्ण इकाइयों में विभक्त किया जाता है, तथा प्रत्येक इकाई के शिक्षण उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न माध्यमों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। अब सतत मूल्यांकन के बाद आता है, देखिए ये सब आपको अपनी जो फाइल बनाएंगे उसमें ये सब लिखना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो यहाँ पर जैसे मूल्यांकन का अर्थ क्या है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, जिससे छात्रों के अनुभवों एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक सभी पक्षों को का पूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। इसमें छात्र के आकलन के लिए विविध उपकरण एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सभी शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित योग्यताएं तथा सभी गैर शैक्षिक व्यवहार के क्षेत्रों की प्रगति के मूल्य निर्धारण को व्यापक मूल्यांकन कहा जा सकता है। इसी के थ्योरेटिकल पोर्शन में और भी चीजें लिखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय वास्तव में परीक्षा प्रणाली सुधार के निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 है कि जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है उसी व्यक्ति के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए, वाह्य परीक्षक द्वारा नहीं। दूसरा, इसमें और भी कहा गया है कि मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में ना होकर संपूर्ण सत्र में निरंतर होता रहे। इसीलिए देखिए, सबको मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं कि आप हर मंथली टेस्ट लेंगे। अभी इसमें आगे दिया भी है कि बच्चों ने मुख्यमंत्री जो है मंथली टेस्ट लिए हैं, क्योंकि हम अगर सत्र के अंत में करेंगे तो हम कोई सुधार नहीं कर सकते। बीच में अगर हम करेंगे तो जो कमियां आ रही हैं उनको हम सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। तीसरा हमारा है, इन दोनों ही अवधारणाओं को संयुक्त करते हुए शिक्षा में एक नवीन संप्रदाय का अभ्युदय हुआ है, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव दोनों का अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो है अपना स्थान है। अब जैसे यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, जैसा इसमें दिया हुआ है, क्या है जो पहला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है के विभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है।
अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के व्यक्तित्व का चौमुखी विकास, शैक्षिक और सहपाठचारी पक्षों का विकास करना सम्मिलित है। इसी के क्रम में सतत एवं जो तीसरा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्र में चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उसके प्रभावी उपचार को सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना परंपरागत शिक्षण एवं परीक्षा प्रभावशाली शिक्षा विधि शास्त्र की ओर स्थानांतरण करता है की ओर स्थानांतरण है। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिक मान्य है। यह बाहरी परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक वैध है क्योंकि इसमें प्रत्येक माह पाठचर्या विश्लेषण के आदि सभी विषयों को शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि इस फाइल में आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है जो आप लिख रहे हैं, सभी को लिखना भी है। और यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? पहला है कि छात्रों के नियमित तथा बहुआयामी जांच करना, पहला हमारा उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसके बारे में आपसे वाइवा लेंगे जो भी एग्जामिनर आएंगे। दूसरा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में सामंजस्य रखना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है विषय एवं पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य करना। चौथा है छात्रों में उत्तम आदतों एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। पांचवा है छात्रों की प्रगति के विषय में उनके माता पिता के साथ सूचना का आदान प्रदान करना एवं एक दूसरे का सहयोग करना। जैसे पीटीएम वगैरह इसी का ही एक पर्याय है। देखिए यहाँ पर एक लिखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, अर्थात आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है। यदि छात्र किसी विषय में कमजोर है तो नैदानिक मूल्यांकन एवं उपचारी प्रयास किया जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं में अपेक्षित संवेदनशीलता, गुणवत्ता, सार्थकता व सजगता लाने को दृष्टि से विशेष प्रकार के साधक तत्व के रूप में सहज ही आंका जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है। देखिए वो बिंदु कौन कौन से सबसे पहले जानने की जरूरत है। सबसे पहला ये है कि शैक्षिक पक्ष में पाठ्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जबकि सहपाठचारी पक्ष में सहपाठ और व्यक्तित्व विशेषताएं, रुचियां, मनोवृत्तियां और आवश्यकता मूल्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कि छात्रों को नियमित और समयबद्ध करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तीसरा है छात्र के गृह कार्य और कक्षा कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। चौथा है अनुशासन की समस्या को कम करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पांचवा है छात्रों को नियमित और अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व के बाद आता है इसकी कार्यप्रणाली एवं सोपान। तो आखिर इसका फंक्शनिंग कैसे होती है, इसका स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको जानने की जरूरत है। जैसे मंथली टेस्ट, और आपको बताया कि वीकली टेस्ट है ना, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, तो ये सब इसी के ही अंग हैं, स्टेप्स हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नॉर्मन ई ग्रोन लुंड के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, साथ ही यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण का साथ साथ संपादन किया जाता है। शिक्षण के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह भी कहा मूल्यांकन के 3 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहला शिक्षण उद्देश्य क्या है हमारा, दूसरा अधिगम प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मूल्यांकन का यह नवीन प्रत्यय केवल पाठ्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वरन विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला का मूल्यांकन करते हैं। वस्तुतः मूल्यांकन का यह प्रत्यय अत्यंत व्यापक तथा बहुआयामी होता है। अतः शिक्षण कार्य प्रणाली की तरह ही इसके भी कुछ सोपान होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके सोपान क्या है। सबसे पहले है उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा है यहाँ पर कि अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना, और तीसरा है मूल्यांकन। इसमें उद्देश्य के भी सब पॉइंट्स दिए हैं, अधिगम क्रियाओं का आयोजन भी दिया है। इन सभी के पॉइंट्स यहाँ पर आपका सबके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली क्या है। ठीक है, तो शैक्षिक उपलब्धि के समग्र मूल्यांकन के लिए छात्र को प्रायः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष अर्थात कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है, तथा संज्ञान सहगामी पक्ष।
इन दोनों पक्षों का मूल्यांकन सतत एवं मूल्यांकन की अवधारणाओं के अनुसार इस प्रकार अपेक्षित है। जो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित 3 आधार रखे गए हैं कि प्रत्येक पाठ से मूल्यांकन से संबंधित अभ्यास कार्य, कक्षा कार्य, असाइनमेंट वर्क, ये देखिए असाइनमेंट दिया है, दत्त कार्य तथा अन्य विषयगत क्रियाकलापों की जांच, अवलोकन एवं निर्देशन। दूसरा दिएगा इकाइयों पर आधारित शिक्षक द्वारा कक्षा परीक्षण अर्थात टेस्ट जो लिए जाते हैं वो हैं। उसके बाद आता है कि जो तीसरे नंबर पे है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, इन्हें क्रमशः संयुक्त इकाई परीक्षण व समग्र इकाई परीक्षण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है संज्ञान सहगामी जो है पक्ष का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। संज्ञान सहगामी पक्ष के अंतर्गत व्यक्तित्व के विविध गुण एवं विशेषताएं आती हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बालक का निम्न 8 बिंदुओं पर मूल्यांकन अपेक्षित है। पहला है कार्यानुभव, दूसरा है कला, तीसरा संगीत, चौथा शारीरिक शिक्षा, खेल, व्यायाम, योगासन, पांचवा नैतिक शिक्षा, छठा स्वच्छता, सातवां सांस्कृतिक कार्यों में प्रतिभागिता एवं उपलब्धि और आठवां उल्लेखनीय रुचियां एवं प्रतिभाएं। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों में अपेक्षित व्यक्तित्व संबंधित गुणों का विकास करना होता है। अतः इनके मूल्यांकन में नकारात्मक टिप्पणी की कोई व्याख्या नहीं बल्कि ग्रेडिंग प्रणाली स्वीकृत की गई है। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र आखिर क्या है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक क्रिया मानी जाती है। सतत मूल्यांकन में शिक्षण तथा परीक्षण दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती हैं। अतः जब मूल्यांकन की बात कही जाती है तो इसका अभिप्राय छात्रों के संपूर्ण मूल्यांकन से होता है, जिसमें बालक के शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का मूल्यांकन निहित होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला है शारीरिक विकास का मूल्यांकन, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, इसके बाद आता है सामाजिक विकास का मूल्यांकन और उसके बाद जो चौथे नंबर पर है व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन और पांचवा है शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो ये इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रकार दिए गए हैं। अब ये सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो सबसे पहला जो है बताया गया है सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन कैसे हम करेंगे। सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन का आधार पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा ही विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन आंतरिक अर्थात शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों द्वारा सत्र के समय थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को उनकी कमियों और सफलताओं का जानकारी समय समय पर मिलती रहे तथा वे अपनी शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत हैं। ये देखिए बहुत जरूरी है कि टेस्ट होना, जिससे ये समय समय पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली कोई बच्चों को थोड़ा समझने का मौका मिले, अपने और सुधार और जो उसका जो अचीवमेंट है उसमें प्रयास सुधार कर सके। उसके है सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन में छात्रों की संप्राप्ति का आकलन मौखिक, लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। ये परीक्षाएं प्रश्न पत्रों द्वारा सत्र के अंत में औपचारिक रूप से किन्हीं 2 शिक्षकों अथवा परीक्षकों के द्वारा कराई जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा उन्नत करने, प्रमाण पत्र देने, रोजगार चयन एवं उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश कराना होता है। सतत मूल्यांकन तथा अपेक्षित आकलन परिणाम। प्राचीन रूप से प्रचलित परीक्षाएं छमाही, वार्षिक इतने समय के बाद होती हैं, जिनके द्वारा बच्चों की कठिनाई को पहचान कर समय से इन्हें दूर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः बच्चों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने हेतु सतत मूल्यांकन में अपेक्षित मूल्यांकन परिणाम हेतु निम्न विधियों को अपनाया गया है, जो निम्नलिखित है। पहले यूनिट टेस्ट है, इकाई परीक्षण है। सतत मूल्यांकन के अच्छे परिणाम हेतु पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद इकाई परीक्षण कराया जाता है। उसके पश्चात यह मूल्यांकन किया जाता है कि पढ़ाए गए पाठ को छात्रों को बोध हो गया या नहीं। यदि उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्हें पुनः अध्ययन करा के मूल्यांकन किया जाता है। तो ये यूनिट टेस्ट होगा। उसके बाद आता मंथली टेस्ट। सतत मूल्यांकन के अनुसार विद्यालयों में मासिक परीक्षाएं भी कराई जाती हैं, जिससे 1 महीने में पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का आकलन किया जा सके तथा पता चल सके कि छात्रों में कितना सीखा। यदि कमी प्रतीत हो तो पुनः शिक्षण दिया जाए। सत्र परीक्षा सेशन टेस्ट होता है। विद्यालय में अन्य परीक्षाओं के अतिरिक्त 2 परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है। 1 सितंबर में तथा दूसरी फरवरी में रखी जाती है तथा इसके लिए सरकार ने भी निर्देश दिया है कि ये परीक्षा इन महीनों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नेतृत्व में कराई जाएंगी अर्थात डाइट के नेतृत्व में कराई जाएंगी। इन सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को वार्षिक परीक्षा के उत्तीर्ण अंक में जोड़ा जाता है, जो कि सफल रूप से संपन्न होता है। व्यापक मूल्यांकन एवं अपेक्षित आकलन परिणाम शिक्षा मानव जीवन से संबंधित सभी पक्षों को प्रभावित करती है तथा मूल्यांकन जीवन से मृत्यु तक हम किसी न किसी रूप में किया करते हैं। मानव जीवन विभिन्न अवयवों, अवधारणाओं
का संयुक्त स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर उसका अस्तित्व है, जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। बालक के सीखने को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक सत्र समाप्ति पर छात्रों की समस्त पाठ्य वस्तु पर आधारित छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य छात्रों की वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ही नहीं, बल्कि आगामी कक्षाओं में स्थापित करना है। यह तथ्य तभी संभव होता है जब बालक की वार्षिक प्रगति संतोषजनक व मात्रात्मक मानकों को पूरा करने में समर्थ हो। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, ये जो है खासकर जब ये फाइल बनाएंगे तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको सैद्धांतिक पक्ष लिखना होगा। अब जब जैसे आप 4 महीने की टीचिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो ग्रेजुएशन खासकर बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके जो मेथड के सब्जेक्ट होंगे, उन्हीं में से 2 सब्जेक्टों को वहां पर पढ़ाना होता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास भी आप ले सकते हैं अगर प्रिंसिपल ने आपको कोई अलॉट किया है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको, जो आपके हैं वास्तव में जो बीएड थर्ड सेमेस्टर, उसके तो 2 क्लास लेने ही हैं 6, 7, 8 के। तो उसके क्या करना है, आपको मंथली टेस्ट लेने होंगे, जिसका मंथली का टेस्ट पेपर भी आपको बनाना होगा। उसका क्वेश्चन पेपर, उसका रिपोर्ट कार्ड, बच्चे जैसे यहाँ पर देखिए 2 बच्चों के दिए हैं, हिंदी का दिया हुआ है, किसी और का भी। तो मंथली टेस्ट कैसे बनाएंगे ये भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं। और आपको प्रत्येक 4 महीने की इंटर्नशिप है, जिसका मतलब प्रत्येक मंथ के प्रत्येक जो है विषय के का एक मंथली टेस्ट बनाएंगे। अर्थात अगर आपके पास 2 विषय हैं तो अर्थात प्रत्येक माह में 2 आपको टेस्ट पेपर, मंथली टेस्ट पेपर बनाने होंगे। उसका एग्जाम लेना होगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यह टेस्ट पेपर कितने का लें। तो जैसे मैं इसको 20 नंबर का टेस्ट पेपर लेता हूं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेस्ट पेपर जो हों, तो वहां टेस्ट पेपर में जैसे यहाँ पर आप जानते हैं टेस्ट पेपर में कि सभी लोग कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे जाए, डिस्क्रिप्टिव भी रखे जाए, ट्रू और फॉल्स भी रखा जाए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भी रखा जाए, क्योंकि 6, 7, 8 का बच्चा है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना। आगे मैं यही दिखाने जा रहा हूं कि मंथली टेस्ट आपका कोई भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ये तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको अपने विषय के अनुसार यहाँ पर टेस्ट पेपर बनाने हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मासिक परीक्षा प्रश्न पत्र, मान लिया ये क्लास 6 का बनाया, हिंदी का बनाया, तो पूर्णांक 20 है। तो आप इसमें देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ये देखिए शॉर्ट में दिए हम। दूसरा देखिए इस प्रकार से आपको बनाना होगा। जो भी आपका विषय होगा आपको अपने विषय के अनुसार बनाना है। ये तो एक सैंपल मैं दे रहा हूं आपको, तो वो प्रत्येक मंथ में बनाना होगा। आप बना भी रहे होंगे, आप सब लोग, आपके संस्थान में बनवाया भी जा रहा होगा। दूसरा जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक ये टाइप है। तो ये 20 नंबर में ही आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये देखिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सही विकल्प पर गलत तथा सही का टिक करें, ये देखिए आपके सामने दिया हुआ। तो इस प्रकार का टोटल आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बनाना होगा। अब मंथली रिपोर्ट भी आपको बनानी होगी। मंथली रिपोर्ट जैसे बच्चों के नाम यहाँ पर देखिए लिखे, पूर्णांक 20 लिखा है। आखिर विषय हिंदी में जो है कितने नंबर लाया, तो आपका जो विषय, जो आपका सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन, उसके बीएड का जो लास्ट ईयर में थर्ड सेमेस्टर में होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर पूरा असेसमेंट कर लेंगे। सबसे जो जिसके ज्यादा नंबर है उसको वहां से स्टार्ट करेंगे और सबसे लोवेस्ट तक लेते हुए आएंगे यहाँ पर। तो ये प्रथम जो है मंथ का टेस्ट हो गया। अब देखिए दूसरे मंथ का टेस्ट है। यहाँ पर भी देखिए निम्नलिखित शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको बांटना होगा। आपको अपने साथ बांटना होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का होगा, हाफ नंबर का होगा, वो 20 नंबर में आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर टिक, सही विकल्प पर टिक करना, इसको भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनाकर अपने हिसाब से आपको यूज करना है। तो यहाँ पर ये क्या टेस्ट पेपर दूसरे मंथ का है। इस प्रकार से आपको 4 मंथ में 4 टेस्ट पेपर बनाने होंगे प्रत्येक विषय के। ये देखिए दूसरे मंथ का भी रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है। जिसको हाईएस्ट बच्चे हैं उनके बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं सब लोग। फिर ये तीसरे मंथ का इनका जो है क्वेश्चन पेपर है। देखिए क्वेश्चन पेपर बनाना आपको आना चाहिए। टेस्ट पेपर किस प्रकार से ले जाइए, नहीं खाली फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया या और भी चीजें। मैं और भी अभी आपको दे रहा हूं, और जगह भी वैरायटीज है मेरे पास। ये थर्ड मंथ का रिपोर्ट कार्ड है, ये देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जो सबसे जो ज्यादा मार्क्स हैं उस वहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मंथली टेस्ट अंतिम माह का है या था चौथे माह का है, और वो चौथे माह का आपको यहाँ बनाना है। अगर लॉकडाउन चल रहा तो आप उसको रोक देंगे, जैसा आप सबको बताया। कुछ वर्क और भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी चौथे मंथ का है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से आपको आना चाहिए अगर एग्जामिनर पूछता है। ये भी क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं। इस प्रकार से 20 नंबर में इसको डिवाइड किया गया है। और ये अंतिम माह का जो हिंदी का है उसका रिपोर्ट कार्ड है,
अभी दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है उसका आपको रिपोर्ट कार्ड और जो उसका क्वेश्चन पेपर वो भी बनाने होंगे। ये देखिए उसका रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आप सबको दिखाना हमारा। अब ये मंथली टेस्ट जो है सेकंड जो सब्जेक्ट है उसका हम बनाएंगे। और ये देखिए जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जो सिविक्स है यहाँ पर, उसका भी 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का हम टेस्ट पेपर बनाएंगे। यहाँ देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य, यहाँ टिक का भी ऑप्शन दिए हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिए हुए टिक करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के क्वेश्चंस वैरायटीज दी हुई हैं। और इसी के आधार पर इसी प्रकार से ये 4 आपको टेस्ट पेपर बनाने होंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये प्रथम माह का जो है मासिक टेस्ट है और इसी के आधार पर हम 77वें व्यापक मूल्यांकन करते हैं। ये आपको 20 नंबर को अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। ये आपको देखना होगा 20 नंबर को हम कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसी के बाद फिर इसका रिपोर्ट कार्ड लगा देंगे। फिर ये दूसरे मंथ का उसी खासकर विषय जो नागरिक शास्त्र उसका टेस्ट पेपर यहाँ लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सब लोग, ये जो है दूसरे मंथ का जो है मासिक टेस्ट है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, खासकर जो सब्जेक्ट है आपका वो आपको अपने विषय के अनुसार यहाँ पर टेस्ट पेपर बनाने हैं। ये तीसरे मंथ का, जैसे हमने हिंदी के तीनों मंथ के आपको टेस्ट पेपर दिखाए थे, वैसे ही ये दूसरे जो खासकर सिविक्स है उसका टेस्ट पेपर यहाँ पर दिया हुआ है आप सबके सामने। इसको देख सकते हैं आप लोग। ये तीसरे मंथ का जो है लास्ट का है, तो ये जो है टेस्ट पेपर है। ये चौथे जो है खासकर मंथ का है टेस्ट पेपर। इसके पीछे, सबके पीछे आप प्रत्येक टेस्ट के बाद बच्चों के नाम, टोटल मार्क्स कितने हैं, आप 10 मार्क्स कितने हैं उतने लिख देंगे। जो हाईएस्ट होंगे उनको ऊपर करते हुए आप यहाँ पर लिख देंगे। जो ये देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आप सब लोग देख रहे हैं, ये लास्ट का टेस्ट पेपर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। दोनों विषयों के टेस्ट, मंथली टेस्ट लेने के बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सूची बना लेंगे। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, 4 बच्चों के नाम लिखे जो प्रतिभाशाली हैं। आपको दोनों विषयों की अलग अलग जो है प्रतिभाशाली विषयों की सूची बनानी पड़ेगी, प्रतिभाशाली बालकों की। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिख देंगे उसके प्रतिभाशाली बालकों के टेस्ट के आधार पर। फिर दूसरे जो सब विषय है उसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की सूची बना देंगे। प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ हम कमजोर विद्यार्थियों की भी सूची बनाएंगे और उनके सुधार के लिए कुछ काम भी करेंगे। जैसे यहाँ आप दिख रहे हैं, आपको अपने विषय के अनुसार उन छात्रों को सिलेक्ट कर लेना है जो कि कमजोर विद्यार्थी हैं, उनका नाम लिख लेंगे। फिर है उनके लिए क्या काम करेंगे आप। जैसे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों के सुधार हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया गया। कमजोर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए संबंधी विषय की शिक्षण पद्धति के द्वारा शिक्षण किया। हिंदी भाषा या और भी जो सब्जेक्ट हैं, वाद विवाद, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर आदि का प्रयोग करके कमजोर विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण देने की व्यवस्था की। उसके अलावा प्रधानाचार्य की आज्ञा अनुमति लेकर मैंने 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं ली, जिससे कमजोर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से समय दिया तथा उन्हें अशुद्ध उच्चारण की समस्या के लिए उन्हें पुस्तक पढ़ने का अधिक समय दिया तथा उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उनके अशुद्ध उच्चारण संबंधी समस्या का निदान किया गया। ये आपको अपनी सुविधा, अपनी खुद से निकालना पड़ेगा मंथली टेस्ट के आधार पर कि आखिर क्या समस्या थी। ये तो मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस प्रकार से आपको अपनी फाइल बनाना है। तो यहाँ हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में, गणित भाषा में कोई भी समस्या हो सकती है, उसको क्या सोल्यूशन निकाला और उससे कमजोर विद्यार्थियों ने क्या सीखा, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कमजोर विद्यार्थियों को आगे बैठाला, ये भी सब इसमें लिख सकते। और उसके बाद सुझाव भी आपको कुछ देने पड़ेंगे। उपचारात्मक जैसे सुझाव यहाँ पर दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण को और अधिक अच्छी तरह से क्रियान्वित करने के लिए चार्ट व मॉडल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उसके अलावा प्रत्येक कक्षा के कमजोर छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन की विशेष कक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों की खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाया जाए। उसके अलावा कक्षा के कमजोर छात्रों के अभिभावकों को भी छात्रों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज खासकर बीएड 4th सेमेस्टर का इंटर्नशिप का जो 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आपको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की फाइल आपको बनानी है। उसी में आपको जो 2 मेथड के सब्जेक्ट हैं बीएड 3rd सेमेस्टर के, उसी के आपके 2 सब्जेक्ट जो आप वहां टीचिंग कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, जो भी प्रिंसिपल ने आपको असाइन किया होगा, उसका जो है आपको जो है मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार के टेस्ट पेपर बनाया जाए। अगर कोई बच्चा वीक है तो उसको कैसे सुधारा जाए, प्रतिभाशाली बालक है तो उनकी प्रतिभा को और कैसे निखारा जाए, इत्यादि बहुत से इश्यूज हैं जो आपको आज मैंने बताया है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और अब आने वाले दिनों में जो खासकर बीएड 4th सेमेस्टर है उसमें जो है आप जानते हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक फाइल बनेगी, उसके बारे में आप सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपका जो भी वीडियो चाहिए जरूर मुझे बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार।